बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम मना रहे हैं ईद आपके संग, अपनों के संग और आपके प्यारे दोस्तों के साथ, जिनसे हम ये जानेंगे कि वो अपनी ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इस छोटी ईद को, ईद उल फित्र को कैसे मनाते हैं और इसको मनाने के लिए क्या क्या एहतमाम करते हैं, क्या क्या किया जाता है, कौन सी तैयारी रह गई, कौन सी तैयारी हो गई। क्योंकि इस बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हसल बसल थी, बाज़ारों के हवाले से कहा जाए, लॉकडाउन की सूरत हाल देखी जाए, या फिर ओवरऑल जब रमज़ानुल मुबारक आ रहा होता है तो हम बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, ईद पे ये करेंगे, रमज़ान ऐसे गुजारेंगे। लेकिन जो जो माह मुबारक चलता जाता है हमें थोड़ी सी थकावट भी होती है, हमारी तैयारी भी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। घर वालों को देखना होता है, घर को देखना होता है, ख़ुद के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस और तैयारियाँ करनी होती हैं। तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं। और बहुत सारे लोगों को अपने वर्क प्लेसेस पे भी जाना होता है, वहाँ पे भी सब कुछ मैनेज करना होता है। जैसे हमें मीडिया वर्कर्स को भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे मेहमान भी हैं जिन्हें अपने काम और घर दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ईद उल फित्र पे भी वो मसरूफ़ ही दिखाई देते हैं। अगर घर में हैं तो फिर वहाँ पे कौन कौन सी मसरूफियात हैं, घर नहीं हैं, मेहमान बन के किसी और के घर जा रहे हैं तो फिर कौन सी तैयारियाँ करते हैं, कैसे अपने लिबास का, अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं। और फिर रमज़ान मुबारक का पूरा जो स्पैन गुजारने के बाद हम ये देखते हैं कि एक ख़ासा हमारे दिल को उदासी भी होती है कि ये माह मुबारक इतनी जल्दी क्यों चला गया। ईद की खुशी भी साथ साथ होती है और ईद की खुशी को दोबारा करने के लिए जो हमारे यहाँ एक जुस्तजू दिखाई देती है, क्यूरियोसिटी होती है हम सब में, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि ईदी मिलनी होती है और ईदी जब देनी पड़ती है तो ख़ासा दुख भी होता है। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें करने जा रहे हैं अपने मेहमानों से और उनसे जानेंगे कि वो ईद उल फित्र की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। और इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये खौफ भी है कि अगर हमने किसी के घर जाना है तो कोविड-19 की वजह से एहतियात भी करनी है, एहतियाती तदाबीर साथ रखनी है और इन्हीं प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ रखते हुए हमें ईद की खुशियां भी दोबारा करनी है, ईद भी सेलिब्रेट करनी है अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, जैसे कि हम मना रहे हैं ईद आपके साथ। तो जी तारुफ कराते हैं जल्दी से अपने मेहमानों का और देखते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और वो ईद के मज़े को दोबारा करने के लिए कितने जतन कर रहे हैं, कितनी मेहनत करें, क्या क्या प्रिपरेशंस करें। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनके साथ ईद की खुशियाँ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, शायर हैं, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। आज की दूसरी मेहमान जो है महरीन तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एनालिस्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। खुशामदीद कहेंगे, ईद की खुशियाँ आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसी है महरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। महरीन की मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। महरीन के साथ आज की जो हमारी तीसरी मेहमान हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वजीहा ज़फ़र, उनको भी वेलकम करेंगे। साथ ही ईद की खुशियाँ मुबारकबाद भी देंगे। वजीहा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ईद की खुशियाँ वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसी लग रही है ये ईद डॉक्टर साहब आपको? ज़ाहिर है कि ये ईद पिछली मुख्तलिफ है दूसरी ईदों से, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोनाई अहद है, कोरोनाई ईद है, तन्हाई है, वाईफाई डॉक्टर साहब ने कोरोनाई ईद बड़ा अच्छी इसको टर्न दे दी है। तो वो घर पे पड़े हुए हैं, घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपने शेर अब खुद को सुना रहा हूँ। तो यही रह गए बिल्कुल। तो तैयारियां तो ख़वातीन करती हैं, ये बच्चे करते हैं। बिल्कुल। और हम जो है हम शेरो शायरी में लगे रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमने देखा है कि मर्द हजरात की तैयारी बड़ी मुख्तलिफ होती है, करते भी सब कुछ हैं, बताते भी नहीं हैं और उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन भी अंदर खाने चल रही होती है। नहीं, ये आपका ख्याल है। तो मर्दों बेचारों ने क्या तैयारी करनी है, तो नमाज पढ़नी है, सुबह उठे, कपड़े बदले, नमाज पढ़ी, पढ़ के आगे अगर कुछ बना हुआ है ले लिया, खा लिया, नहीं बना हुआ तो टीवी देखने बैठ गए, यही शो देखने बैठ गए। मतलब अगर खाना नहीं बना, कोई एहतमाम नहीं हुआ नहीं, तो वो कुछ नहीं आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, ज़ाहिर है कि वो तो पता है डेफिनेटली कि होना ही है। ईद की तैयारियां साथ साथ चलती हैं। मर्द हजरात की बात हो रही है तो अक्सर औकात ऐसे देखने में आता है कि घर में जितने भी हमारे मेल फिगर मौजूद होते हैं, मर्द हजरात मौजूद होते हैं, वो जैसे ही ईद की नमाज पढ़कर आते हैं, आके चेंज करते हैं और सोने चले जाते हैं। डॉक्टर साहब कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ये भी एक मफरूज़ा ही होगा, क्योंकि ईद पढ़ के आके और बहुत से काम होते हैं, वो सारे करने, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना। अब तो वो नहीं, अब तो मैंने वही कहा ना कि फोन पे बस फोन रह गए। हाँ, मैसेजेस देखने शुरू कर दें, फ़ोन देखने शुरू कर दें, फ़ोन करने शुरू कर दें, अखबार भी नहीं पढ़ रहे आप। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपसे चेंज कट हो गई हैं ना। जैसे मैंने कहा कि ये
वाईफाई और तन्हाई जो है ये इसका अहद कोरोना की जो है वो देन है। बिल्कुल। लेकिन इनकी वजह से हम बचे भी हुए हैं कि वरना तो बिल्कुल ही तन्हा हो जाता। सही। अच्छा, एक जाने तो डॉक्टर साहब हम ये देख रहे हैं कि हम तन्हा हैं, लेकिन दूसरी जाने हम ये भी देखते हैं कि इसी वाईफाई की वजह से हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि साथ बैठे हुए इंसान को भी नहीं देख रहे होते। हाँ बिल्कुल, ये तो है। वो तो आपने मशहूर सुना होगा ना कि फिक्रा की पहले कोई साथ बैठा होता था आपके और कोई बंदा फ़ोन देखते हुए हंसता था तो लोग कहते थे ये पागल है। अब फ़ोन देखते हुए हंसे तो कहते हैं हमें भी दिखाओ। क्या बात तो वो फर्क हम तो यूज्ड टू होते चले जा रहे हैं। तो जी महरीन से भी जानते हैं वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करी हैं और इस ईद पे क्या ख़ास एहतमाम किया है उन्होंने, क्या ड्रेसिंग की है, किस तरह से ख़रीदारी की, क्योंकि शॉपिंग खासा एक मसला रहा ख़वातीन का इस ईद पे। तो कैसे मैनेज किया महरीन? बहुत ज़्यादा इशू था शॉपिंग का, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जिंदाबाद। जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, साइज़ के इश्यूज आते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनके व्यूज़ वगैरह देख के तो आइडिया हो जाता है हाँ इनकी अच्छी सर्विस है, तो शॉपिंग कर ली। बच्चों की ज़्यादा की रिव्यूज से खुद जो है वो आप सेटिस्फाई हो जाती हैं? एक एनालिसिस होता है ना मार्केट का, मतलब अगर 90% लोगों के अच्छे रिव्यूज़ हैं तो मतलब इतनी आवाम तो झूठ नहीं बोल सकती ना रिव्यूज़ के ऊपर, तो अच्छा हो जाता है, शॉपिंग सही हो जाती है। अच्छा, जब हम कपड़ों की शॉपिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में होती है कि अच्छा स्टोर विजिट कर लें, देख आते हैं ये प्रिंट कैसा होगा, क्या पता कलर चेंज हो, क्या पता यहाँ अच्छा लग रहा है, इस मॉडल पे अच्छा लग रहा है, मेरे पे सूट करेगा यानी, ये सारी कंफ्यूजन्स रही साथ। इतना मुश्किल काम है हुमा ऑनलाइन शॉपिंग के। बच्चों के लिए तो आप फिर भी कर लेते हो वही पैंट शर्ट, और अपने लिए होता है स्टफ टच करके देखें, कलर चेक करें, तो दिल में तो बहुत ख्वाहिश आती है कि जाएं हम भी स्टोर, लेकिन वो अभी पुराने वक्तों की बातें हो गई हैं, आजकल एहतियात है तो हम स्टोर बिल्कुल नहीं जा पा रहे, तो इसी तरह हमने गुजारा किया ऑनलाइन मंगवा के। सही। तो सबसे ज़्यादा क्या खरीदा? कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, या फिर कोई और एक्सेसरीज ज़्यादा खरीदती हैं? अपनी तो जाहिर है जब आपको पता है बच्चे हो जाते हैं तो अपनी इतनी ज़्यादा नहीं शॉपिंग करते हम, लेकिन स्टिल अपने नॉर्मल कपड़े खरीद के, बच्चों के टॉयज़ ताकि वो इंगेज रहें ईद पे, बुक्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, उनकी जो बिजी रहने की चीज़ें ज़्यादा वो बाय की। सही। खाने पीने का कितना ध्यान रखा और किस तरह से मैनेज किया खाने की रूटीन को, और क्या क्या बनाया ईद पे, ये जानते हैं वजीहा से। वजीहा, कैसी चल रही है ईद? कितनी मसरूफ़ है, कितनी जो है वो आप सेटिस्फाई दिखाई दे रही हैं कि कोई काम नहीं है, बस सो और अपनी नींद पूरी कर? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ईद के सबसे जो खूबसूरत बात ये होती है, नो डाउट कि कोरोना है, लेकिन फिर भी ईद की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि किसी जो जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जो वर्क करने वाले लोग होते हैं, उनकी सबसे सेटिस्फेक्शन ये होती है कि घर में रहना उनको ज़्यादा बेहतर लगता है, घर के काम इतने बर्डनाइज नहीं रख रहे होते, क्योंकि वो पूरा हफ्ता स्पेशली रमज़ान की रूटीन इतनी टफ वो हो रही होती है, तो उसके बाद एक रिलीफ होता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि सबसे कोई बगैर किसी जिम्मेदारी के सबसे मिलना है, बातें करनी है, किसी वक्त का एहसास नहीं है, वो एक होता है ना फ्रीडम, बिल्कुल सेंस ऑफ फ्रीडम जो है बहुत ज़्यादा उसका वो फ्रीडम मिलती है। तो आई थिंक ईद जो है बेसिकली हम उसमें भी अगर अपने आप को फ्री करके रिलैक्स करके एंजॉय करें, ईद का पर्पस भी ये है खुशियाँ लेना, खुशियाँ देना, कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जिससे बदमज़गी हो, बर्दाश्त करना, और हर जगह जो है दूसरे का एहसास करके उस इन्वायरमेंट को अच्छा रखना। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वजह हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ईद खासी मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से, एक दबाव है, एक प्रेशर है हमारे जहनों में, एक एहतियात का फैक्टर साथ चल रहा है। इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, ना ही किसी को घर आने दे रहे हैं, ये भी किसी हद तक जो है वो हमें नुकसान में मुब्तला करे कि हम बहुत कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, नहीं घर में कोई आए ना, कोई जाए ना, कोई जो है वो शेयर ना करे खाना पीना, ये तो ईद की मजा ना। हाँ, अच्छा, इसमें मैं अपने एक एनालिसिस एज ए साइकोलॉजिस्ट शेयर करूंगी कि हम जिस चीज़ से जितना रेजिस्ट करते हैं वो हमारे लिए उतना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2 साल तो होने ही वाले हैं, हम इससे बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं मास्क जहाँ ना पहनना पड़े, सैनिटाइजर ना यूज़ करना पड़े। अगर हम इसको बड़े नेचुरल फ्लो में अपना हिस्सा बना लें रूटीन का, ठीक है, हम सुबह उठ के भी तो मुंह धोते हैं, ठीक है, एक फ्लो है ना, वरना तो कितने लोगों के नहीं ऑप्शनल हो तो वो ना धोए। द पॉइंट इज कि आप जितना इसको नेचुरली फ्लो में इसको हिस्सा बना लेंगे जिंदगी का। अब हमें ये भी होता है कि हमने मास्क पहना, दूसरे ने नहीं पहना, तो वो भी हम एक चीज टॉन्ट फेस कर रहे हैं, कमेंट फेस कर रहे हैं, तो अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया दूसरा नहीं कर रहा, तो एज अ सोसाइटी मेंबर हम सबको जो है उस चीज बिल्कुल, और स्पेशली जब हम कहीं आते जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ ये देखने में आया और सुनने में आया कि अगर आप थोड़ी एहतियात करें तो दूसरा आपको जो है वो कुछ बोल भी रहा
है, भला बुरा भी कह रहा है, ये क्या आप तो कोई एक्स्ट्रा एहतियात कर रहे हैं, मेरे अंदर ही सारे जर्म्स हैं, मुझसे ही क्यों एहतियात करें, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें? इसमें यही है कि देखिए जो सामने वाला है वो अगर आपको टॉन्ट कर भी रहा है तो जिसने मास्क पहना उसको पता है वो राइट पे है, ठीक है। इस चीज़ को आपने डिफेंड करना है या एक्सप्लेन करना है, या अगले की उस चीज़ को लेके आपने खुद नहीं मास्क उतार के बैठ जाना है, शर्मिंदा नहीं हो जाना। अक्सर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, मेहमान के घर जा रहे हैं पहन के नहीं जाते, जैसे मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ, तो आपको पता है आप राइट पे हैं, आपने अगले को रियलाइज कराना है। और अगर रियलाइज नहीं अगला करा तो आप अपने मास्क को पहने रखें, आप अपना डिस्टेंस रखें। आई थिंक अब तो इसको काफी टाइम हो गया है, शुरू में थोड़ा तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मास्क की बला जो है इसके ऊपर क्यों इतनी कंफ्यूजन दिखाई देती है? पहने, नाक के ऊपर रखें, नाक से नीचे रखें, बात करनी है तो उतार दें, बात जब नहीं करनी तो फिर लगा लें, तो इस पे भी कोई शायरी वगैरह की आपने? जी, मैं शायरी भी पेश करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये पूरा आपका, मेरा ख्याल है कि महरीन जो हैं इस पे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकेंगी, लेकिन ये सारा जो है ज़रूरत भी है ना। अब बार बार हम टीवी पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर नहीं जाएं, मास्क लगाएं। वो WHO वाले एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि डबल मास्क लगाएं, वो एक ही नहीं काबू में आ रहा तो दूसरा भी लगा लें तो सांस। अच्छा, तो चीज़ें तो हैं, ये अननेचुरल तो है, नेचुरल तो नहीं है। अननेचुरल चीज़ जो है उससे फिर बंदा यानी मजबूरन लगाता है। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाउ लॉन्ग, कब तक हम ये इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकेंगे, कभी भी नहीं बना सकेंगे। ये उस वक्त तक लगाएंगे जब तक मजबूरी है हमारी, क्योंकि जब तक हमें लग रहा है कोई देख रहा है, कोई रोक रहा है। नहीं, अपने आप का इनर सेल्फ भी कर रहा है ना। आप सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं, ये अभी सफाई करके गया, स्प्रे कर रहा है, तो ये चीज़ें तो चलेंगी साथ। सफाई अच्छी चीज़ है वैसे, लेकिन ये है कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब सुनेंगे आपसे शेर जो है वो जानेंगे आप क्या सुनाना चाह रहे हैं। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं, आपसे ही बात करते हैं और जी ईद की मज़े को, ईद की खुशी को दुबाला करते हैं डॉक्टर साहब की शायरी के साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, मरहबा। ईद में आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम ईद मना रहे हैं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जान रहे हैं कि वो ईद की खुशी को कैसे दुबाला कर रहे हैं और किस तरह से अपनी ईद की तैयारियों को मुकम्मल कर रहे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन भी हमारे सामने है और इस सिचुएशन को हमने साथ लेकर चलना है, इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स को साथ लेकर चलना है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और इन्हीं के साथ ईद की खुशियों को भी सेलिब्रेट करना है। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और वो कोई शायरी सुनाना चाह रहे थे, तो जल्दी से उनके पास जाते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाएंगे और हमारी ईद की खुशियों को कैसे दुबाला करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपसे जो भी गुफ्तगू अब करूँगा मंजूम गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि नस्ली गुफ्तगू करने के लिए तो बहुत अच्छे स्कॉलर आपके पास मौजूद हैं। तो वो आप कर रहे थे ना बात मास्क की, तो उसमें ये है कि घर आके कल जो हाथों को धोया ना जा सका, अब वो बार बार धोने और 20 सेकंड तक, घर आके कल जो हाथों को धोया ना जा सका, शब भर बस एक वहम से सोया ना जा सका। क्या बात है, वाह। तो ये भी कैफियत आपके अंदर की है। और आजकल अहद कोरोना में सबका यही हाल है, लेकिन शायरों को तो वो ऑडियंस चाहिए होती है, तो उसमें ये अपना तजर्बा बयान किया है कि घर में पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, घर में पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। क्या बात है, वाह। और हालत ये है कि मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना रहा हूँ। क्या बात है। तो काम नजर नहीं आता कि क्या करें। और फिर और आजकल ये होता है कि ईद पे, चूँकि बहरहाल बड़ी ईद पे तो ज़्यादा बदपरहेज़ी होती है, छोटी ईद पे कम, लेकिन हो ज़रूर जाती है। तो आजकल हर्बल दवाइयों का बड़ा रिवाज है और बड़ा कुछ लिखा जा रहा है। तो उस पर एक शेर सिर्फ मैंने कहा है कि मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका कोई भी। मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं, फ़ायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल हैं। क्या बात है, बहुत खूब। फ़ायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल हैं। और अब छोटी सी एक नज़्म आपको सुनाऊंगा, फिर जरूर डॉक्टर।
और ये है मरीज़ और मसीहा कि डॉक्टर और मरीज़, ये कौमी सतह पे भी है और हमारी सतह पे भी, कि बीमार हो कि मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो कि मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास, हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। क्या बात है, बहुत खूब। और अहदे कोरोना में बिल्कुल यही हो रहा है, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से, और आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मा लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। क्या बात है जी, बहुत खूब। और नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। वाह, बहुत। और आखिरी बंद देखिए कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द मा जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी अभी। क्या बात है जी, सारी तो साइकिल ये सर्कल है हमारा। बहुत खूब, ज़बरदस्त। और भी शायरी सुनेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हम ये देख रहे हैं कुछ बदपरहेज़ी भी हो जाती है इस ईद पे, तो महरीन बच्चों का साथ है, कितना कॉन्शियस रहती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं उनकी डाइट और अपनी डाइट, और फिर ओवरऑल मेहमानों के लिए क्या अहतमाम किया जाता है, कितना खाना बनाती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? ईद पर आजकल जैसे आपको पता है कोविड की ईद है तो कितने मेहमान नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है तो थोड़ी सी उनको बदपरहेज़ी करने देनी चाहिए। मैं हमेशा शोज़ में बोलती हूँ हेल्दी खिलाएं, घर का खिलाएं, लेकिन कभी स्नैकिंग भी करा दें। सही। तो ईद पर ख़ुद को जितना आप रिलैक्स रख सकते हैं रखें, और ईद का मतलब ये है कि सब खुश रहें, ये नहीं कि खातूने खाना किचन में लगी रहें और मर्द बाहर टीवी देखते रहे, बच्चे घूमते रहें। तो थोड़ा सा उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ईद का असल जो मज़ा है वो ये एक दूसरे का ख्याल करके। बिल्कुल, आपने अपना भी करना है, अपने घर वालों का करना है, हस्बैंड वाइफ का करे, वाइफ हस्बैंड का, बच्चों का, सारे मिलकर ख्याल करके मोहब्बत से। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जो भी बनाना है तो एक रात पहले मैरिनेट कर दिया, रख दिया, और बस फटाफट उसको कुकर में चढ़ा दिया ताकि मेरा ज़्यादा मेकअप ख़राब ना हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, आराम से अपनी तैयारी करूँ, अपना नया ड्रेस सबको दिखाऊं। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे खाने पीने की, तो महरीन हम ये देखते हैं कि कुछ घरों की ये रिवायत होती है कि कुछ स्पेशल बनना है, मीठे में कुछ स्पेशल जो है वो तैयार करना है, तो क्या आपके घर भी कोई ऐसा ट्रेंड है? जी बिल्कुल, हमारे घर में गजरेला बनता है हमेशा ही। बहुत कम है कि किसी की ख्वाहिश हो तो सेवइयां बन जाए, नहीं तो हमारे ननियाल ददियाल सब में गजरेला बनता है। क्या बात है। तो आपको बनाना आता है, कैसा बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अम्मी ने सब कुछ सिखाया हुआ है। हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, हम बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत फूडी भी हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपको लेकर आना चाहिए था ना हमारे लिए। सुबह सुबह आप गजरेले की बात कर रही हैं और मुंह मीठा हो रहा है, तो महरीन से जो है वो हम पूछते हैं, अगर हम अभी आपके साथ चलें। कलर लेकर आई। बिल्कुल, वो गजरेला तो लाई नहीं, कलर लाई है। डॉक्टर साहब ने देखे कितनी अच्छी बात की। लेकिन महरीन, अगर अभी हम आपके साथ चलते हैं घर, तो क्या हमें गजरेला खाने को मिलेगा? जी ज़रूर, आप आएँ और हम मास्क पहन के जाएंगे, एहतियात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने कि ये हम अपना नहीं सकते, लेकिन मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। आप एफर्ट पुट नहीं करते तो आप किसी भी चीज़ से, बीमारी तो चलो एक एग्जाम्पल है, आप रिश्तों की बात ले लें, आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे आपको कोई चीज़ भी लाइफ में नहीं मिल सकती, स्पेशली रिश्ते तो आप बिल्कुल भी नहीं अपना बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसी को कंटिन्यू करते हैं, वजीहा से जानते हैं। वजीहा, खाने पीने की भी बात की, हमने शॉपिंग की भी बात की, ये बताएं आपने कैसे शॉपिंग मैनेज की, और क्या आप भी कुकिंग करती हैं या कहती हैं नहीं आज तो मेरा दिन है, मैं तैयार होंगी, कपड़े बदलूंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ गपशप करूंगी? शॉपिंग का जहाँ तक आपने मेंशन किया है तो डेफिनेटली इस बार तो, बल्कि पिछली भी जो ईद गुजरी है उसमें तो बिल्कुल ही शॉपिंग वैसे ही हुई है जैसे वो बात करी थी डॉक्टर साहब कि हमने स्क्रीन के थ्रू ही, मोबाइल के थ्रू ही, ऐप के थ्रू ही रिलाई करके किया है। और उसमें यह है कि अब मैं देख रही हूँ कि अब सेंस डेवलप हो गई है, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है ना, तो अब एक डेढ़ साल में हमारे अंदर सेंस डेवलप हो गई है, वेबसाइट्स का भी पता है और पता है कि फैब्रिक का भी आइडिया हो जाता है देख के। सो आई थिंक अब जो है वक्त की भी यही अब ज़रूरत है कि हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने की तो मैं थिंक मेरे ख्याल से कौन शौकीन नहीं होता, हर कोई खाने, और भी ईद पे और सबकी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट, कुछ मज़े का खाने को मिले। सो हमारे घर भी इस तरह से डिफरेंट स्वीट डिश और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लब्बे शीरी मेरी भाभी बहुत अच्छी बनाती है, तो वो हमारे घर में जो है एक स्पेशल आइटम होता है जो हम ज़रूर ईद
पे उसको करते हैं। ना खीर, ना गजरेला, ना सवैयाँ, यहाँ तो लबे शीरी बनता है, तो लेकर क्यों नहीं आई वजीहा? बस इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। ये बताएं, भाभी तो अच्छा बनाती हैं लबे शीरी, क्या आप भी अच्छा बनाती हैं? ऐसे बस वही खाना है, बस ठीक है भाभी ने बना दिया, मज़े का? नहीं, मैं बिल्कुल बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा खड़े होकर साथ हिला लेती हूँ। बहुत खूब। मतलब कि थोड़ा सा जो है वो वजीहा साइड पे होती है किचन के। क्या कोई ड्यूटी लगती है आज कढ़ाई जो है वो वजीहा बनाएंगी, बिरयानी वजीहा ने बनानी, या सिर्फ वो भी खानी है और चम्मच से निकालनी? ड्यूटी तो आपको पता है कि ड्यूटी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। रमजान से स्पेशली रमजान में तो टफ ड्यूटी सबकी डिवाइड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईद पर भी होता है कि डिवाइड होता है, लेकिन ईद पे मेजर जो रोल होता है वो मदर का होता है। जो माएँ होती है ना, उन्होंने होल्ड लिया हुआ होता है कि जो है ना कुछ खराब ना हो। अब तो चले कोरोना है तो वो गेस्ट का भी उस तरह से नहीं है, लेकिन जब गेस्ट का होता है तो स्पेशली मदर ने रखा होता है कि ये चीज मैंने बनानी है स्पेशल। बाकी के जो साइड वाले ना वो घर में सबको डिवाइड होते हैं, भाभी बहन, और टाइम पे हो जाना चाहिए। टाइम पे एग्जैक्टली ये बहुत मैटर कर रहा होता है। और वो बड़ा चेक रख के देख रही होती है कि किसने जो है टाइम पे नहीं किया है और कौन जो है मस्ती कर रहा है और उसको झाड़ना कैसे और है। उसको ईद वाले दिन किस तरह से उसकी डांट टपट करनी है, कैसे उसकी खिंचाई करनी है, ये भी बहुत घरों में देखा गया। डॉक्टर साहब, कुछ तलखी भी देखने में आती है घरों में, ईद पे कोई काम रह गया, कुछ भूल गए, टेलर के पास से कपड़े नहीं आए, आप क्या पहनेंगे? कपड़े तो आ गए, जूते भी आ गए, लेकिन सॉक्स भूल गए, नए सॉक्स लेने थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती रहती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप कपड़े भूल गए हो या कोई चीज भूली हो? ये हर एक के साथ होता है। और हमारी तो चूँकि एज ज़्यादा हो गई है, सीनियर हैं, जी जी। तो हमारे साथ अभी सरफराज शाहिद साहब हमारे दोस्त जो हैं, वो उनका एक शेर है, क्योंकि हम मुझसे वो ज़्यादा बड़े हैं, मैं तो अब 73 साल का होने वाला हूँ, वो शायद 80 प्लस है। तो उनका शेर है कि मसाइल यूँ ज़्यादा हो गए हैं कि हम अब्बू से दादा हो गए। क्या बात है। तो जितना आदमी बड़ा होता है मसाइल बढ़ते हैं, और मसाइल भी बढ़ते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते। देखिए, ये तो ज़िंदगी के साथ है। अब मैंने एक कॉल किसी का पढ़ा था कि आपको भड़कना नहीं चाहिए फ़ौरन। ये चीज़ यहाँ पड़ी थी, आप ढूंढ रहे हैं, बच्चों ने इधर उधर कर दी, तो एकदम आप कहाँ गई ये, क्योंकि आपको भी जल्दी है। तो भड़कना नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी जो है केमिकल नहीं है। वो तो केमिकल पर तो कोई चीज़ फेंकें तो वो तो भड़क उठती है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान भी केमिकल ही है, ये भी 4 चीज़ों से ही बना है ना। लिहाजा ये जज्बात जो है मुमकिन नहीं है, लेकिन इस पर जिसने कंट्रोल कर लिया वो वली अल्लाह है। हाँ, कि आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, या रोटी पक रही है, देर से हो गई है, आपने जल्दी जाना भी है, तो अब ये ज़िंदगी जो है ना, ये ऐसे गुजर रही है कि यहाँ होना ज़रूरी या वहाँ होना ज़रूरी, सबका साथ यही हाल है। यहाँ होना ज़रूरी या वहाँ होना ज़रूरी है, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना ज़रूरी है। क्या बात है। हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ हरगिज़ नहीं होता जहाँ होना ज़रूरी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये गुस्ताखी तो है, लेकिन इजाज़त दीजिए मुझको कि मेरा 2 बजे तक उनके यहाँ होना ज़रूरी है। क्या बात है। तो ये टाइम मैनेजमेंट में ना आप बड़े प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। इसमें शायद महरीन से आप ज़रूर राय लें, और मैं ख़ुद भी सुनना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर आदमी कॉन्शियसली कंट्रोल तो करता है, लेकिन एक जेनेटिक साइंस है आपकी। तो मैं देखता हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन जो ही कोई ऐसी चीज़ होती है तो बग़ैर सोचे समझे वो मुझे एक लम्हा मिलता ही नहीं। मैंने लिख के रखा हुआ है कि गुस्से पर कंट्रोल के बहुत से अक़वाल लिखे हैं। मेरे खुद भी अक़वाल अबुल हसन के नाम से मेरी अपनी एक किताब अक़वाल पर छपी है, और इनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ और इन पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन वो आप वाली बात है कि अचानक ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता आपको, जब गुस्सा आना होता है तो उस वक्त कोई चीज़ आप वो लम्हा गुजर जाता है तो बाद में क्या त्यौहार क्या। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि घर के माहौल को, ख़ास तौर पे घर के माहौल को, बाहर तो आदमी वैसे भी देखें, सच्ची बात बताऊं कि बाहर, ये आप भी ख़वातीन हैं, आपके भी घर कि बाहर जो मर्द जाते हैं या औरतें बाहर खुशगवार रहते हैं, जो ही वो एंटर होते हैं बिल्कुल घर में, तो जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया। क्या बात है। ये हर मर्द का कौल है। अच्छा। जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम कि मैं तेरे ज़ेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब
जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गए हम। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आजकल तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। आजकल घर में बनाना है माहौल को खुशगवार, और कैसे बना सकते हैं अपनी ईद के मजे को कैसे दोबाला कर सकते हैं, मेरीन से बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं और जान रहे हैं अपने मेहमानों से कि वो ईद को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन में ईद खासी जो है वो हमें मज़ेदार दिखाई दे रही है कि हम घरों पे रहते हुए भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए भी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम महफूज रखें, बाहर ना निकलने दें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दूसरों को भी गाइड करें ताकि हम भी महफूज रहें और हमारे प्यारे भी महफूज रह सकें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमारे साथ चलती हैं और अब हमें एटलीस्ट यूज़ टू हो जाना चाहिए कि हमने मास्क भी लगाना है, तैयार भी होना है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम घर से बाहर भी निकलें, चलो किसी रिश्तेदार के घर अगर हमें जाना भी है तो वहाँ पे भी हमें इन तमाम तर SOPs का ध्यान रखना है, तमाम तर एहतियाती तदाबीरें जो हैं वो इख्तियार करनी है और इन्हीं हिफाजती इक़दामात को उठाते हुए हमें अपनों के साथ घुलना मिलना है। ईद की मज़े को जो है वो दोबाला करना है, ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करना है और कोशिश करनी है कि उनको और ख़ुद को भी जो है वो महफूज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी रेमेडी इख्तियार करें, कोई ना कोई SOP ऐसी हो। अगर कहीं आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि माइंड कर रहा है, अगर आप उसके घर मास्क लगा के जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको भी कन्विंस करें, उन्हें समझाएं। उन्हें कैसे समझा सकते हैं ये महरीन से जानेंगे। महरीन, बहुत दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि ईद त्यौहार का जो ऐसे त्यौहार होते हैं, ईद के मौका होता है, कहीं ना कहीं जो है वो रिश्तेदारों में तलखियाँ बढ़ जाती हैं, पुराने गिले शिकवे याद आ जाते हैं, नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है कि इस वक्त हम गिले शिकवे भी दूर करें, नाराज़गियाँ भी ख़त्म करें, अपनों से बात करें, अपनों के साथ वक्त गुजारें। अगर जा नहीं सकते, ठीक है, हमने कोविड को भी देखना है तो एटलीस्ट टेलीफोन तो कर सकते हैं, इतना टाइम तो है। ये कितना ज़रूरी है हम सब के लिए? बिल्कुल हुमा, डॉक्टर साहब ने एक बात की, उससे मैं कंप्लीट करूँगी, ऑटोमेटिकली इस बात का भी आंसर उसके अंदर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे। तो हम वैसे अब अपने माशरे में देखें तो गुस्सा जो एक ऐसी चीज़ है, सारे रिश्तों को वो खा जाता है, इंसान की ज़ात को वो ख़राब कर देता है। आपकी जब एक इंसान को बहुत गुस्सा आता है ना तो उसकी अच्छाइयाँ किसी को नज़र नहीं आती और ये बहुत नेचुरल है। तो आप जितना एंगर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं करें। आपको गुस्सा आया किसी चीज़ पे, एक नेचुरल जज्बा है, बिल्कुल जैसे हमें लव फीलिंग आती है, हम सैड होते हैं, इसी तरह हमें गुस्सा भी आता है। लेकिन जैसे आपको गुस्सा आया, आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, पानी का ग्लास पिएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तब तक पढ़ें और गहरे सांस लें जब तक कि आपका गुस्सा ना कम हो जाए। आपको जल्दी है कहीं जाना है, लेकिन यकीन करें उस रिश्ते का लॉस से ज़्यादा काम ज़रूरी कभी भी नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ सोचें कि मैंने अब अपने साथ मेहनत करनी है कि गुस्से वाली आदत मैंने अपने अंदर खत्म करनी है। बिल्कुल, लेकिन खवातीन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हुई दिखाई देती हैं, ये पूरा नहीं हुआ, ये मैनेज नहीं हुआ, टाइम नहीं है, किचन को भी देखना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो खासी जो है वो तलखी नज़र आती है मियाँ बीवी में भी कि मैं कितना मैनेज करूँ, कैसे करूँ। और बाज़ औक़ात तो हमारी हेल्पर्स भी नहीं आती, फिर खुद ही मैनेज करना होता है, घर की सफाई भी करनी है, मेहमानों के लिए कमरा भी तैयार करना है। ये तमाम तर चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? हुमा, ऐसे में मैं कहती हूँ कि देखें, घर की सफाई ज़्यादा अहम नहीं है, खाना सर्व करें, अपने आप को नॉर्मल रखें, घर के माहौल को खुशगवार रखें, वो गंद इतना फील नहीं होगा जितना आपकी ज़ात की तरफ से तकलीफ दूसरे को जाएगी। बिल्कुल। और स्पेशली जहाँ तक आपने हस्बैंड वाइफ की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है मेरे साथ, तो वो भी मेरे साथ क्लीनिंग भी करा देंगे, बेबी को भी संभाल लेंगे। सब मर्दों को मैसेज है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को फॉलो करें आप, तो आपके घरों का माहौल जन्नत बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे अपनी वाइफ्स की हेल्प करवाएं, क्योंकि बच्चे और घर दोनों से मिलकर बनता है, सिर्फ औरत का नहीं होता है। तो वो मर्द जो सिर्फ टीवी के आगे बैठेंगे मेरे से नहीं होता, ये मत करें। बिल्कुल, किसी भी एज में आप अपनी बहुत अच्छे हो गए हैं, अब उनको भी पता है कि हमने घर पे रहना है तो घर पे बना के रखनी है, घर पे काम भी करना पड़ेगा, हाथ भी बटाना पड़ेगा, तो ही
एडजस्टमेंट होगी और हमारी फरमाइशें भी पूरी होंगी। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ुबान से तकलीफ ना दें। एक तो वैसे ही औरत जो है वो सिनफ़े नाजुक है, ऊपर से जब आप उसको अल्फाज की मार मारते हैं वो ज़ख्म उसके नहीं भरते हैं। हाय महरीन, बहुत ज़्यादा सैड बातें हो गई हैं, ईद का मौका है। तो आप प्लीज़, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको एक बताती हूँ, केस बताती हूँ कि जैसे अभी किसी बात पे मुझे गुस्सा आया, आई एम योर हस्बैंड, यू आर माई वाइफ, मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, जेन्युइन बात है, बिल्कुल आना चाहिए, गलत हो गया मेरी वाइफ से कुछ, तो सिर्फ मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए जो मैंने आपको बताया, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करें, ला हौला वला कुव्वता पढ़े और एक गिलास पानी का आपने ख़त्म करना है। सही। उसके बाद आप उससे बात करें, उसको पास बुलाएं और तरीके से बात करें कि देखिए मैंने आपको ये कहा था, आपने ये, मुझे पता आप मसरूफ़ थी, फिर भी आपने ये कर दिया। यकीन करें जो उस सेक्शन का उसकी बीवी के दिल पे असर होगा ना, वो उससे 100 मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी से ऐसा ना हो कि बेगमें जो हैं वो ये एक्शन देखने के लिए बार बार गलतियां करें और बार बार ये देखें कि हमारे हस्बैंड्स कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पे ये भी नुकसान है ना। फिर ये देखिए, ये तो इंसानियत नहीं है। ये अच्छी बात है, शौहर ट्रेंड हो जाएंगे। नहीं, ये दोनों साइड बनाने के आदी हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर साहब भी चाह रहे हैं कि जो हैं वो जितने भी शौहर हजरात इस वक्त हमें देख रहे हैं, खासी ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है और वो घर पे रहें तो घर का माहौल खुशगवार बनाने में अपना ज़रूर किरदार अदा करें। वजीहा, आप फ्रेंड्स के लिए कितना टाइम निकालती हैं? और जैसे अब कोविड की सिचुएशन है, हम मिलने जा नहीं सकते, तो फिर गेट टुगेदर तो ख़त्म हो गया, फ़ोन ही है हमारे पास, जो रिश्तेदारों से भी हमने जो है वो कॉन्टैक्ट में रहना है, फ्रेंड्स के लिए भी और घर पर भी रहना है, तो सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? और एक रात पहले जागना भी है, क्योंकि जब तक चांद रात सेलिब्रेट ना की तब तक ईद का मज़ा नहीं आता। नहीं, फ्रेंड्स और फैमिली तो ये दोनों मेजर हैं, ठीक है। काम आई थिंक हमारी सारा टाइम तो काम को ही हम देते हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिली को मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो सालों के बाद कहीं फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बनाते हैं या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनको खसूसी कोई वक्त दरकार होता है। आई थिंक फैमिली और फ्रेंड्स, अगर आप इन लोगों के साथ, अब क्योंकि कोरोना है, किसी भी फॉर्म में आप घर वालों के साथ तो वैसे में इन टच होते हैं, तो आप ये डिस्कशन रखते हैं तो आप फील करते हैं कि एक तो कनेक्शन रहता है घर वालों के साथ, क्योंकि दूरियों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, ठीक है, कनेक्शन रहता है, और दूसरा है कि आप खुद इंटरनली बड़ा खुश रहते हैं, इंटरनली आपकी ज़ात में बड़ी एक पॉजिटिविटी आती है। वो हम जितना ज़्यादा इन रिश्तों से दूर रहते हैं उतनी ही तलखियाँ आती हैं, हमारे इमोशंस जो हैं, देखिए जितना एहसास होगा उतना ही हम गुस्से को भी हजम करेंगे, लेकिन वो जो एहसासात की कमी है ना, वो तब होती है कि जब हमारी दूरियां ज़्यादा आ जाती हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि गुस्से के हवाले से बात हो रही थी, तो गुस्से के ऊपर हम जो भी काम करें, जैसे उन्होंने कहा पानी पी ले, हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होती है डेली, बार बार प्रैक्टिस करने से ही गुस्से पे कंट्रोल होता है। ऐसे नहीं कि एक दफ़ा कंट्रोल कर लिया, 2 दफ़ा निकाल दिया, अब हम ये सोचे हमने तो उस टाइम किया था। मुसलसल जो है, हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें इल्म बहुत सारी चीज़ों का है, हमें पता सब कुछ होता है, हर बात पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हदीसें भी हम कितने पढ़ते हैं, लेकिन अमल में कितना हम लाते हैं, वो अमल ही हम बेसिकली केमिकल बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, केमिकल के ही हम बने हुए हैं, तो वो केमिकल जो है हम कितने प्रोड्यूस करते हैं वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हेल्दी केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स, हमारे हैप्पी जो है केमिकल्स, वो तभी निकलते हैं जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। लेकिन वजीहा, ऐसा क्यों होता है? हम क्यों इतना प्रेशराइज हो जाते हैं? अगर सिचुएशन बेस्ड बात करें, ईद की नमाज पढ़ने जाना है, कोई चीज़ मिसिंग है, कोई काम पूरा नहीं हुआ, लाइट भी चली जाती है और कपड़े प्रेस नहीं होते, बाजू का ऐसे भी देखने में आए, इन चीज़ों को भी हमने चैनलाइज करना है, इनको हम मैनेज नहीं करते, बल्कि वो सारा मज़ा जो है वो ख़राब कर देते हैं इतनी सी बात पे। असल में ना ये हमारी नॉर्मल रूटीन से हटके चीज़ें, इसमें दूसरा तो ये भी पॉइंट आ जाता है, कुछ लोग रोज़ ही करते हैं, सुबह का उनका मामूली ही होता है तेज़ी में, लेकिन हर वो चीज़ जो हमारी ज़हनी कैफियत को बिगाड़ दे, ठीक है, उसमें बिगाड़ ले आए, तो वो हमारे बिहेवियर्स में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो जितना सोच रहे हैं, जितना प्रेशर ले रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर्स में हमारे इंटरनल बिगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अगेन प्रैक्टिस की बात आ जाती है, अब हमने उस बिगाड़ को रोजाना प्रैक्टिस में लाया हुआ है, तो हमारी आदत है, हमें पता भी नहीं चलेगा हम गुस्सा कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो गुस्सा नहीं किया, बुरा किस बात का माना है, ये भी होता है, मैंने कोई बात नहीं, कितने बड़े बड़े लफ्ज़ बोल जाते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता, वो इसलिए कि प्रैक्टिस में ही उनकी वही चीजें होती हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है। अक्सर फीमेल ये भी कहती है कि इनको तो बोलने की आदत है, कहती है ना, ये बड़ा लफ्ज़ सुनते हैं, वो इसलिए कि ये प्रैक्टिस में वो होता है, और इसको जब तक रोकेंगे नहीं, इस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंट्रोल करना सीखें खुद पर, और खुराक पे कंट्रोल भी करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ईद का जो मौका है वो ऐसा होता है, 1 महीने की रियाजत के बाद कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि खाने पे हमने टूट पड़ना है, और मर्द हजरात तो खासे इसका एहतमाम भी करवाते हैं, फरमाइशें भी करते हैं। आपकी क्या फरमाइश होती है ईद पे? जी मैं बताता हूँ, मैं पहले ये 2 बातें कर लूँ। ये मियाँ बीवी की बात चल रही थी, तो ये बड़ा एक मुकद्दस रिश्ता है, और मेरा अपना कौल है कि मियाँ बीवी
दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। वाह क्या बात ये है, इसकी बहुत अहमियत खूब, है। बहुत खूब। और ये रिश्ता जितना मजबूत और पक्का है उतना ही कच्चा भी है। बिल्कुल, ये भी एक इसमें फैक्ट कैफियत है, है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक प्रोग्राम में दो मियाँ बीवी, मैं अपना नाम नहीं लेता लेकिन समझ लें कि मियाँ बीवी इसी मौजू पर टीवी के प्रोग्राम में, रेडियो के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी गुफ्तगू अच्छी की। वो बार बार सवाल बीवी से करें कि वो आपको इनसे गिला शिकवा कहने, ये बड़े अच्छे ये वो, और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। तो जो ही वो बाहर निकले तो बाहर निकल के वो बीवी कहती है कि अल्लाह हमें माफ़ करिए आज इतना झूठ बोला। तो बात ये है कि कुछ कैफियतें, ये रिश्ता इस तरह का है कि इसमें मैं आपको बताऊं कि मज़ाहिया शायरी में सैयद ज़मीर जाफरी साहब, पीर व मुर्शिद, इतने बड़े शायर, तो वो कहते थे कि मजाक के लिखने के लिए भी मियाँ बीवी सबसे बेज़रर मौजू है कि आप अपनी वालदा से वो मजाक नहीं कर सकते, बच्चों से नहीं कर सकते, भाई से नहीं कर सकते, जो मियाँ बीवी आप। तो ये मैंने कहा जितना बड़ा रिश्ता है उतना ही इसको निभाने की भी ज़रूरत है। अब ये मैं इस सिलसिले में कुछ शेर बाद में सुनाऊँगा, लेकिन चूँकि खाने की बात की और इन्होंने ये भी बता दिया कि शी बिलोंग्स टू गुजरांवाला, तो गुजरांवाला तो फिर खाने पीने का वो शहर है। और मैं ख़ुद बहुत खुश खुराक हूँ। अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत चीज़ें पसंद हैं। मैं ख़ुद भी कुकिंग करता हूँ, कुकिंग नहीं करता बल्कि री कुकिंग करता हूँ। कि घर में कोई चीज़ बनी हुई है, रात को मैंने खाना खाना है, तो रात को मैं, दिन में तो नाश्ता भी इतना नहीं है दोपहर का, लेकिन रात का खाना जो है पूरा हर यानी 32 चीज़ों की वो सलाद ना हो तो मेरा वो सब चीज़ें, पुदीना फलां बहुत सी चीज़ें। अच्छा खैर ये लंबी चली जाएगी बात। तो खुश खुराकी जो है फिर अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ का हलवा अच्छा है, कहाँ के पाए अच्छे हैं, कहाँ के कढ़ाई अच्छी है। तो ये अताउल्लाह कासमी साहब मेरे वो भी मुर्शिद ही हैं। अच्छा, तो वो खुद बहुत बड़े खुश खुराक हैं। कबाब कहाँ से खाने हैं, गोला कबाब कहाँ से खाने हैं, तो शीर खुरमा कहाँ से लेना, तो वो सारा करके फिर, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ, वर्जिश बहुत करता हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी। डाइटिंग तो नहीं कर पाता, वर्जिश बहुत करता हूँ। आजकल तो कोरोना की वजह से रह गई। आखिरी वर्जिश मेरी स्विमिंग है। वो भी आजकल क्लोज हो गई। तो मैं इस पे एक नज़्म मैंने अपने तजुर्बे से जरूर आपसे नज़्म सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक पे हमें जाना है नाज़रीन। ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी नज़्म हमें सुनाना चाहेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद के रंग सच टीवी के संग, और हम मना रहे हैं ईद उल फित्र की खुशियां आपके साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि ईद के मज़े को दोबारा करें घर पे रहते हुए। घर पे बैठें, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। तमाम हिफाजती इक़दाम को भरपूर बनाएं और फिर कोशिश करें कि अपनों की जो ईद है उसकी खुशी का मज़ा दोबारा कर सकें। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या सजेशंस हैं। ईदी भी लेनी है घर वालों से, लेकिन उसे खर्च कहाँ करेंगे, इसके हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। हमारे मेहमान हमें क्या गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब कोई नज़्म सुनाना चाहते थे। डॉक्टर जी, मैं ये पंजाबी की नज़्म है और ये डाइटिंग पे है। अच्छा। और तजर्बा कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई। क्या बात है। फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई दा। उठन लगिया ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा। बैठन लगिया मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दे। ओए टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है लेकिन होता नहीं है, खुश खुराकी है जी। टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दे। रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दे। ये छोटे छोटे बच्चों कोलों टिडल तक अखवाई दे। क्या बात, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन अब मजबूर हैं कि क्या करें, खाने से बाज नहीं आते। छोटे मैंने एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हर जीरो के साथ एक पेट लगाया, हर बंदे दे नाल एक ढिड लगा होया। मैं सड़क ते एक बारी ढिड जांदा होया वेख्या जिहदे नाल छोटा जिहा बंदा भी लगा है। तो वो मुझे आया उस पर कि
छोटे छोटे बच्चों को ढिड्डल तक खवाईदा है, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मलाईदा है। ते शेर सुनो कि सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा है, ओए नहा के ढिड नचोड़ीदा है ते तुप्पे सुकने पाईदा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया डॉक्टर साहब। ज़्यादा नहीं है, हकीकत का हाल है, यही होता है। वो मैं तो ज़रा कंट्रोल में हूँ, लेकिन जो नहीं है तो 15 मरले दे इस घेर नूं 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराईदा है, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा है। ते की दस्सां मैं आखिरी शेर है, की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा है, वो लम्मी चौड़ी सुथन उत्ते खुला जगह पाई। बहुत हाल है, खाने पीने से बाज नहीं आते ना हम खाने। लेकिन क्या करें, खाने पीने के शौकीन अफराद भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा हैं, और फिर हमारी जो मशरकी खाने हैं वो ऑयल से भी भरपूर है। महरीन कितना कंट्रोल कर लेती हैं डाइट पे अपने घर वालों की? कभी ये ऐसा हुआ है कि झाड़ पिलाई हो, नहीं अब ये नहीं खाना, ईद का मौका है, बिरयानी भी बनेगी, कौरमा भी बनेगा, शीर खुरमा भी बनेगा, बहुत सारे ऐसे लवाजमात भी होंगे साथ, लेकिन फिर साथ साथ डाइटिंग का ये ख्याल भी आता है? ईद पर तो बिल्कुल भी नहीं आता हूँ क्योंकि ईद त्यौहार ही ऐसा हमारा खुशियों का, इतने मुबारक महीने के बाद अल्लाह पाक का तोहफ़ा है हमें। लेकिन जैसे इन्होंने बात की कि हम लोग का एक लाइफस्टाइल नहीं है, अगर सुबह उठ के फजर के बाद वॉक की जाए ना तो मोटापा कभी भी नहीं आता। फीमेल्स को ज़रूर इशू आता है, स्पेशली बेबी की बर्थ के बाद बहुत इशू आता है। वो एक लंबा प्रोसेस है वेट रिड्यूस करने का, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप बस कोशिश करें कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें और सुबह वॉक करें। एक्सरसाइज नहीं होती फीमेल से जब इतनी वर्किंग हो, साथ बच्चे हों, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक करेंगे, क्योंकि खाली पेट होता है जिस्म, तो जो ऑलरेडी फैट स्टोर है वो बर्न होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। थोड़ा सा इरादा करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। इरादे से मुझे याद आया, ईदी की क्या सिचुएशन है अभी? ईदी देने वाली स्टेज है या ईदी बटोरने वाली स्टेज है? बटोरने वाली कहाँ, अब तो निकल गई। जब अम्मी के घर हुआ करते थे तो तब ईदी मिलती थी, फिर तो हम सबके घर जाके ईदी लेते थे, वो टाइम ही और था, इतनी सारी ईदी जमा हो जाती थी। फिर जब हम छोटे थे तो मामा ले भी लेती थी, क्योंकि एहतियात भी वो करती थी, साथ साथ हमें चीज़ें दिलाती थी, लेकिन मोस्टली मदर्स नहीं देती वापस ना, तो कहते हैं उस खजाने में चली जाए चीज़ तो वापस नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हम सबके साथ हुआ है, छोटे नोट मिल जाते थे, बड़े नोट जो है वो गायब हो जाते थे। ऐसा ही है। और जहाँ डॉक्टर साहब ने बात की कि हस्बैंड वाइफ का जितना हंसी मजाक वाला रिलेशन है, तो यहाँ मैं हंसी मजाक की बात ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह कैसी मेरी बात आपको लगे, लेकिन जैसे मर्दों को गर्लफ्रेंड के अंदर शौक पैदा होता है ना, भाई इससे हंसी मजाक भी करो, बातें भी करो, अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड बना के देखें, उसके साथ मजाक करें। औरतें भी ऐसे ही, मतलब हमने शादी को ऐसा फील कर दिया बहुत मिच्योर रिलेशनशिप है, हमने ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, कोई मजायका नहीं। अगर आप छेड़छाड़ करें, अगर आप एक दूसरे को जोक सुनाएं, जुमले कसें, शरारतें करें, बिल्कुल एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें ईदी दें और उनसे भी ईदी बटोरें, ये भी एक अच्छा ईदी भी है। और वैसे भी शरारतें जैसे बच्चों के साथ हम करते रहते हैं, आप मियाँ बीवी का रिश्ता इतना दोस्ती वाला, इतना शरारतों वाला, प्यार मोहब्बत वाला होना चाहिए। सीरियस टॉपिक्स पे बात करें, लेकिन रूम की हद तक करें कि बच्चों को ना पहुंचे, और आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। किसी के सामने बीवी के साथ या मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल सख्त जबान इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों की इज्जत बहुत जरूरी है। कमरे की हद तक रखिए, आप जाएं और डिस्कस करें, और मुहज़बाना तरीके से कि मुझे ये इश्यूज आपसे आ रहे हैं, काइंडली रिजॉल्व करें। तो आप देखिएगा सिर्फ अल्फाज पे कंट्रोल, बिल्कुल हर दिन को ईद का दिन बना घरों को ऐसी थोड़ी सी हमने एफर्ट करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर हम घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। मेरीन ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है अब और बचपन में? हमेशा अबू से मिले सबसे ज़्यादा, लेकिन अब आके मुझे लगता है अम्मी से, क्योंकि अम्मी ईदी से ज़्यादा चीज़ें बना देती हैं, कपड़े बना दिए, ये भी ले दिया, बेबी का भी ले दिया, सब कुछ। तो अब लगता है अम्मी से ज़्यादा। कैसा फील होता है जब चीज़ें आ रही होती हैं, क्यूरियोसिटी होती है, जल्दी से देखें क्या बनाया अम्मी ने, किस कलर का है, कैसा है, फैशन को देखा है, या फिर वही रिवायात को साथ लेकर चलें? हमारी मम्मा इतनी माशाल्लाह शुरू से ही फैशन सेंस उनकी इतनी अच्छी है कि यकीन करें, शादी के बाद जब पहली दफ़ा मैंने अपनी शॉपिंग की तो मुझे समझ ही नहीं आती क्या लूँ, क्या हमने सारी ज़िंदगी उनकी चॉइस पहनी है, और एक से बढ़ के एक चीज़ पहनी है। क्या बात है। तो जहाँ तक बात है ना माँ के तोहफों की, तो आपको पता है माँ की चीज़ों की कितनी अटैचमेंट होती है, हमें कि जहेज की भी ऐसे संभाल के रखी होती है कि भाई इसको कुछ ना हो, मेरे इन गिलासों को कुछ ना हो, इन चीज़ों बाकी नए आए वो टूट जाए, अम्मी के दिए कोई चीज़ ना टूटे। ऐसे खास लगाव है हमें अपने माँ बाप के घर से, और जो मोहब्बत और जो परियों वाला वो एक प्रोटोकॉल था, वहाँ जिद भी करते थे तो कोई कुछ कहता नहीं था। अब हमें बहुत मिच्योर और समझदार बिहेव करना है।
तो यही अगर हस्बैंड वाइफ की दोस्ती हो तो सारी शरारतें आप अपने मियां के घर में भी कर सकते हैं। तो क्या महरीन एहतमाम होता है अभी भी अम्मी के घर जब जाना होता है ईद पे, और फिर वो ख़ास एक जो खुशी होती है कि अब मुझे अम्मी के घर जाना है, अब कोई रोक नहीं सकता, आज तो मैं सारी वो चीज़ें करूँगी जो मेरी मर्जी की। मामा मैं तो 2 हफ्ते पहले से तैयारी करना शुरू कर देती हूँ और सारी चीज़ें रख मामा से पूछ, मामा को कुछ चाहिए तो नहीं, इस बहाने मैं पूछ लेती हूँ आपने मेरे लिए क्या क्या लिया, मुझे तस्वीरें भेजे क्या लिया। और मामा मेरा सस्पेंस रखने की कोशिश करती हैं लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कहती मामा मेरी प्यारी मामा, ब्लैकमेल कर करके उनसे पूछती हूँ क्या लिया मेरे लिए। बिल्कुल, और वो बता देती हैं। हाँ प्यारी मामा है ना। क्या बात है, बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं जी। और वजीहा से जानते हैं, वजीहा ईदी देती हैं, ईदी लेती हैं, सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है और सबसे ज़्यादा किसको देनी पड़ती है? अच्छा, दो बीच में आ जाता है ना रोल, क्योंकि घर में जब रहते हैं तो आपको मिल भी रही होती है, और फिर जो बच्चे हैं, अब आप जब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी उस कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चे, डाल देते हैं, बहुत पैसे हैं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, और वो रमज़ान के पहले रोजे से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, कि ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने देनी है, आपसे लेनी है। मेरा छोटा भाई तो पहले ही डिमांड कर देता है कि बस ईदी ज़्यादा होनी चाहिए, कैश ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पता होता है ना कि ईदी आने वाली है। एग्जैक्टली यही होता है, और वो फिर पूरा माइंड बना के बैठे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो मिड में आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा जो मिलती थी मेरे फादर से बहुत मिलती थी। मुझे उसके बाद मेरे भाई, वो उनसे मुझे सबसे ज़्यादा मिलती है। और देने के हिसाब से मुझे लगता है कि देनी सबको इक्वल पड़ती है, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा दे दिया कि बड़े होता ना, बड़े हैं तो ज़्यादा, तो वो फिर बाकी तो छोटे हैं ना, वो लिटिल जो फड्डाबाजी स्टार्ट होती है ना घर में, वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है कि जब हम ईदी गिन रहे होते हैं कि इतनी तो हमारे पास आई थी लेकिन इतनी ज़्यादा दे दिया, पीछे तो कुछ नहीं रहा, अब क्या करेंगे। वो जो एक दुख होता है, वो होता है ना कि बस अब ये क्या हो गया हमारे साथ। कभी ऐसा हुआ? अच्छा, पहले होता था, लाइक बचपन में बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। अब ये है कि मतलब किसने ज़्यादा दी, किसने कम दी। अभी आप देने की बात कर रही हैं तो वो असल में आई थिंक कैटेगरीज पर डिपेंड करता है। मतलब मेरे साथ अभी ऐसे नहीं हुआ। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना बचपन याद आ जाता है। अपने बचपन में ये होता था, खड़े हो जाते थे, लाइन बनवाते थे, अब्बा जी बारी बारी सबको देने का इंतजार होता था। और मेरी अम्मा जो गिफ्ट्स भी देती थी तो वो बड़ा एक इंतजार होता था। बिल्कुल। अब वो आप गिफ्ट्स देना ज़्यादा पसंद करती हैं, कैश पे ज़्यादा रिलाई करती हैं? मैंने एक ईद पे गिफ्ट्स रखे होते हैं, इस ईद पे मैंने जो है कैश रखा होता है। क्या बात है। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वजीहा हमें भी कैश देंगी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वजीहा से देखते हैं कि वो हमें क्या ईदी देंगी, क्या कैश देंगी। आपको ब्रेक के बाद बताएंगे वजीहा ने हमें क्या ईदी दी और आप अपनी ईद की खुशियों को कैसे दोबारा कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद की खुशियाँ अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हम ईद की खुशियों को दोबारा करें और जानें कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके लिए ईद का दिन भी एक रियाजत का दिन है, एक मसरूफियत का दिन है, एक दुख का दिन है। हम उनके दुख को खुशी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, कितनी एफर्ट करनी है हमें ऐसे प्यारों के लिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। उनका भी हक है कि वो भी ईद की खुशियों का मज़ा ले सकें। उनकी खुशी को हकीकी खुशी में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा किस तरह से करना है, इस पर हम अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कोविड-19 के आने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई कि जो बहुत अच्छी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे, खासी परेशानी में, खासी जो है वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि शायद वो ईद का मज़ा अब मज़ा नहीं रहा उनके लिए। तो ऐसे लोगों की मदद करना, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना और फिर उनको कन्विंस करना कि वो हमारी खुशी के साथ खुशी सेलिब्रेट करें, कितना ज़रूरी हो गया हम सब के लिए? बहुत ही ज़रूरी है। मौजूदा अहद में तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। जब कोविड है तो काम ही नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे तो फिर और उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूर ना हो। बिल्कुल, ये भी और बहरहाल हमारे यहाँ ये ज़रूर है कि लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप भी करती होंगी, हम भी करते हैं, इंडिविजुअल सतह पे, इज्तिमाई सतह पे। और जो साहिब सरबत लोग हैं वो भी मैंने देखा भी है और मेरे इल्म भी है कि पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी की रकम है वो पाकिस्तानियों की तरफ से जाती है। पता नहीं कितने अरब रुपए, और स्पेशली रमज़ान में तो रमज़ान में और ज़्यादा। फिर कुछ दीनी तकाजे भी हैं, फितराना हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, ज़कात हो गई और फिर दूसरी चीज़ें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है और हम सबको इसका
इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी खुशियों के साथ साथ बाहर निकल कर भी देखें कि सड़कों पे लोग बैठे हैं, मज़दूर बैठे हैं, तो अगर उनको हम ईदी दे दें, चलो मेरा ये मैसेज है आज का और आपने मुझे सुझाया है और मैं इस दफ़ा करूँगा सही कि ये जैसे इन्होंने कहा वो मैं भी इसी तरह से ले लेता हूँ नोट 100 के 50 के नहीं, तो आप निकलें कार में और जाके एक तरफ से शुरू हो जाएं और हर एक को 100 रुपया दें, क्या वो उन्हें उनके लिए वो 1000 नहीं 5000 का नोट होगा ईद के दिन। तो ये आपने अच्छी टिप दी है, तजवीज़ दी है और इसको ये काबिल अमल है कि जितना भी कोई दे सकता है ज़रूर दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अगर हम रमज़ान मुबारक में दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों की हेल्प करें, ईद पे हम इग्नोर कर देते हैं, ईद पे भूल जाते हैं, जबकि ईद एक ऐसा मौका है कि ईद पे भी हमें अपने प्यारों को अपने साथ लेकर चलना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। लेकिन जहाँ हम दूसरों का ख्याल रखने की बात करें, दूसरों की मदद करने की बात करें, डेफिनेटली एक जज्बा है। मेहरीन, ये जज्बा हमें अपने रिश्तेदारों के लिए दिखाई नहीं देता। हम ये नहीं कोशिश करते कि अगर कोई रिश्तेदार हमसे रूठा हुआ है, घर वालों की बात नहीं हो रही, रिश्तेदारों की बात हो रही है, मामू हैं, चचा हैं, ताया हैं, ताई हैं, फूफी हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते, कहीं ना कहीं कोई तलखी होती है, कोई हमसे नाराज़ होता है, उनको हम मनाने की कोशिश नहीं करते। अच्छा ठीक है, नाराज़ है तो खैर है, हम अपनी ईद सेलिब्रेट करें, ये सोच भी हमने बदलनी है। अपने पेरेंट्स को भी बाज़ औक़ात हमें कन्विंस करने की ज़रूरत होती है कि हम उनको मनाएं कि ठीक है, अगर फ़लाँ रिश्तेदार से आपकी नाराज़गी है, कोई तलखी है, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को बुरा महसूस हो रहा है आपको, तो हमने इसको ख़त्म करना है, हमने पहल करनी है। हम ये पहल नहीं करते, करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? हुमा, मैंने अपने पेरेंट्स से एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सीखी है जो अभी तक मेरी ज़िंदगी में है, वो ये कि जब भी बिस्तर पर सोने के लिए लेटो तो उस दिन में और उससे पहले आपको किसी ने भी कोई तकलीफ़ दी है जो दिल को भार है आपके, उसको माफ़ करके सो अल्लाह की रज़ा के लिए, बिल्कुल, ताकि उसका और अल्लाह का मामला हो जाए, आप अपने पे बोझ ना लेके सो। और बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माफ़ करने का जज्बा, और यही आपको जोड़े रखता है। ऐसे ही है। और जहाँ तक बात है आपके माल पे, सबसे पहला हक आपके अहलो याल का, बीवी का, बेटे का, बेटी का, माँ बाप का, और फिर आपके रिश्तेदारों का, करीबी रिश्तेदारों, फिर हमसायों का, और फिर जाके दूसरे गरीब गुरबा का जो अननोन स्ट्रेंजर गरीब गुरबा हैं। तो आप पता नहीं हमारे अंदर ये माफ़ करने वाली चीज़ क्यों नहीं, हम जोड़ के चीज़ों को रखते हैं। बिल्कुल, जब भी आपको बहुत सख्ती महसूस हो ना, फाइनेंशियल हेल्प की बात आ रही है, तब भी हम दूर दराज तो देखते हैं, अपने करीबी सर्कल में हम नहीं देखते। पता नहीं क्यों हम ऐसा करना नहीं चाहते, या हम शायद इग्नोर कर देते हैं। इसी के लिए मैंने एक वाक़या पढ़ा था कहीं कि एक बुज़ुर्ग थे और वो जब भी अपने घर जाते थे तो वो कहते थे, मैंने अमल करते थे, वो प्रॉपर ऐसे कंधे से बाहर उठा के तो बाहर एक दरख्त पे वो लगा के तो घर में दाखिल होते थे कि बाहर का एक तो बाहर कोई घर नहीं लेके जाना। फिर मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि एक बंदे ने लिखा कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मुझे ऐसे लगता मेरे रिश्ते टूट जाने लगे हैं, तो मैंने घर के पीछे कब्र खोदी हुई थी, मैं उसमें जाके लेट जाता और जब मैं वापस आता तो मैं हर रिश्ते को ठीक कर देता। क्या चीज़ कि हम सब इस फ़ानी दुनिया में फ़ानी है, हम सब ने चले जाना है। एक रात आप सोते, क्या पता आप अगली रात उठे ना। तो इतना ज़्यादा अपने अंदर इस जज्बे को रखें कि माफ़ करें यार, इंसान है, मौका दें, चांस दें, माफ़ करें। तो ऐसा चांस है, अगर आपसे कोई नाराज़ है उसके घर चले जाएं, उसके घर नहीं जा सकते उसको टेलीफोन कर लें, उसको एक मैसेज अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो डेफिनेटली उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और वो जो तलखी जिसने इतने दिनों से आपको और उसको दूर किया हुआ था, आप करीब आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमें साथ साथ लेकर चलनी है, क्योंकि वजह कोई ना कोई फ्रेंड नाराज़ है, कोई रिश्तेदार नाराज़ है, कोई घर वाला नाराज़ है, उन प्यारों को साथ लेकर चलेंगे तभी ईद का मज़ा जो है वो हकीकी मज़ा हो जाएगा। एक और जानिब जाते हैं, कभी कभी ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है जो कि अनसर्टेन होती है, हमें नहीं पता होता, हमने किसी के घर जाना है, हमारा मूड नहीं है, लेकिन घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं जाना ही जाना है। उसके घर जाके जैसे हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या जैसे हमारा मूड होता है, कभी उस मूड को मैनेज किए? अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है क्योंकि मैं बेसिकली अपनी मदर की ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो मुझे कहीं ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ मुझे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ रखी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जहाँ जाने उस डोर से पहले मूड होता है, वो अंदर चले गए तो वो एक माहौल डिफरेंट, मूड चेंज, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमने अपने मूड को खुद कंट्रोल करना है। मेरा दिल नहीं कर रहा, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैंने दूसरे को सफ़र नहीं कराना उस मूड के अंदर, ठीक। तो वो गए, एंजॉय किया, किसी को पता भी नहीं चलता, सिर्फ
सिर्फ मेरी अम्मा जी को पता होता है, वो इसलिए मुझे फोर्स भी करती है, उन्हें पता होता है कि जाके ठीक हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ है कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और उसमें यह कि एडजस्ट हो जाए। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि पता चल रहा होता है अच्छा इस बेचारे को ज़बरदस्ती घसीट के लाया गया, उठा के लाया गया। ये मूड चेंज करने की हम किस तरह से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने तो मेरे हवाले से पूछा, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, अगर मैं ना होती तो मुझे भी इश्यूज होते। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मूड के हवाले से अक्सर हम बात करने से पहले भी देखते हैं कि सामने वाले का मूड, या आपने एक एग्जांपल दी कि किसी के घर चले गए हैं और कोई साथ आया और उसका मूड हम देख रहे होते हैं कि इसको ना बुलाएं, ये ना गुस्सा कर जाए। तो मूड जो है ना हमारे अपने कंट्रोल में काफ़ी हद तक होता भी है और नहीं भी होता। वो नहीं इसलिए नहीं होता कि बचपन से हमारी तरबियत चल रही होती है, हमारा बैकग्राउंड, हमारा इन्वायरमेंट और हमारी पर्सनैलिटी भी होती है। ठीक है। तो वो उस चीज़ के अंदर हम कहीं ना लपेटे जाते हैं। ठीक है। अब हमने उसके उन गिरों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना होता है। ठीक है। हमें अपनी अवेयरनेस ही नहीं होती, अपनी ज़ात की हमें कोई शनासाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कई दफ़ा तो हमें ये भी नहीं पता होता हमें कब गुस्सा आ जाए। ऐसे ही है। ये पॉइंट इसलिए होता है कि हम अपने से डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। खाना मज़े का नहीं बना, अपनी पसंद की नहीं बना, अगर मैंने ये फरमाइश की थी और ये नहीं बना, बस अब मैंने खाना खाना नहीं और माहौल ख़राब। यस, ऐसा ही है। उसमें मेजर वही रोल है ना कि हमें खुद पे कंट्रोल नहीं होता, हमें अपना नहीं पता होता। हम अच्छे बैठे हैं, अच्छे भले बैठे हैं, खाना अच्छा नहीं बना, अब एकदम से हमारा स्विच है, जैसे कोई गुस्से का दब गया। बिल्कुल। ठीक है। घर वाले कहते हैं स्विच है कोई के, बस पता नहीं होता कि और अब इसने सारा माहौल ख़राब कर दिया। तो उस माहौल को ठीक कैसे किया जाए और कितना ज़रूरी है ऐसे माहौल को ठीक करना, हम इसमें कैसे एफर्ट पुट इन कर सकते हैं और हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ईद के रंग सच टीवी के संग हम मना रहे हैं ईद की खुशियां अपनों के संग, अपने प्यारों के संग, अपने दोस्तों के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। हम इस ईद पर घरों में मौजूद हैं, लॉकडाउन की कैफियत, और हम ये देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से कोविड-19 के आने के बाद हमारी ईदें भी डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसी तरह से एडजस्ट करना है। हमें कोशिश करनी है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को साथ रखते हुए अपनी ईदों को सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को दोबारा करें, ऐसे जो है वो प्रैक्टिसेस करें, ऐसे मौके पैदा करें कि जिसके ज़रिए हम घर में मौजूद होते हुए भी अपनों के करीब हों, अपनों से साथ साथ लेकर जो है वो ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें। ईदी भी हम जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से अपनी फरमाइशें पूरी करनी है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि अगर हम अपनी मदर से, अपनी बहनों से, अपनी बेगमात से, अपने घर वालों से फरमाइशें ही किए जा रहे हैं, बदले में उनका हाथ भी बटाना है, उनका ख्याल भी रखना है, उनको अप्रिशिएट भी करना है, उनकी हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। यही है हकीकी मज़ा। इन खुशियों को दोबारा करने की जो एफ़र्ट्स हैं वो यही स्टेप्स हैं जो हम उठाएंगे तो ईद के मज़े जो हैं वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों की मदद करनी है। वो एक प्रैक्टिस जो हमें रमज़ान मुबारक में दिखाई देती है कि हर कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है, अपने गरीबों बहन भाइयों के बारे में सोच रहे हैं, गरीब मसाकीन यतीम बहन भाइयों के बारे में सोच रहे हैं जो इस मुल्क का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको साथ लेकर चलें। तो ईद पे भी उनका स्पेशल हमने ख्याल रखना है और ये ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, जिम्मेदारियों की बात हो रही है, ईद पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारे जो टीनेजर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने ईदी लेनी है, एंजॉय करना है, कोई काम नहीं करना है। ज़रा नौजवानों की तरफ भी आते हैं, नौजवानों को भी थोड़ा गाइड करते हैं कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल वो भी ईद पे बन जाएं, तो शायद ईद की खुशियां हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। ये अभी गुफ्तगू हो रही थी को हार्मोन्स के सिलसिले में, तो बुनियादी तौर पर तो वो मैं जैसे कहता हूँ जेनेटिक साइंस में जो आपने बहुत अच्छा मौजू और बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं साथ जी, तो ये इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए जी जी जी। और जो नौजवान हैं, देखिए मुनीर नियाज़ी का शेर है, शबाब ख़त्म हुआ एक अजाब ख़त्म हुआ। अच्छा, तो शबाब एक अजाब भी है ना, उसमें आप ऊपर जा रहे हैं, ख्वाहिशात भी हैं, आपकी भाग दौड़ भी है, रिस्क भी लेना है, दूसरों को दिखाना है मैं ये चैलेंज भी फेस कर सकता हूँ। और अभी एक और हमारे दोस्त हैं, उनका शेर है कि जैसा मूड हो
वैसा मौसम होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो ये भी बात जो अभी वजिया ने कही कि ये मूड जो है ये अंदर से ही फिर वही हार्मोन्स और वही जो कुछ कुदरत ने दिया है, ये एक तो आपका पैदाइशी कुछ मेटाबॉलिज्म है, दूसरा वो माहौल है जिसमें आपकी परवान चढ़े हैं। अगर माहौल अच्छा है तो माहौल आपको, ये हम माहौल ही बना रहे हैं सारा। तो इस गुफ्तगू से, दूसरी चीज़ों से, इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं, मेरा एक अपनी कॉल है कि नसीहत करने वाला अगर अपने आप को उस जगह पे रख के देखे, उस माहौल में रख के देखे जिसे नसीहत कर रहा है, तो शायद वो नसीहत करना ही भूल जाए। वो गालिब की तरह कह उठे कि कोई चारा सा, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। तो नसीहत तो करने आ गए, ये तो देखें मैं किस माहौल में हूँ जिसमें मुझे किसी मदद की ज़रूरत है, नसीहत की नहीं। तो ये भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी नौजवान जो हैं उनके लिए ये ईद तो बुनियादी तौर पर या बच्चों की या उनके लिए है, या ख़वातीन के लिए या मर्दों के लिए, लेकिन सब के लिए ही है। सही। तो अब ये गुफ्तगू तो आगे चलेगी। मैं आपको थोड़े शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और आजकल वो डाइटिंग पहले चली थी, फिर आजकल ये मीठी चीज़ें ख़वातीन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ज़्यादा, वो डाइटिंग के रेफरेंस से ना। तो मैंने एक केक जो, अच्छा इत्तेफाक से हम कहते हैं ख़वातीन, तो ख़वातीन में 3 पहले से ही मौजूद है। अच्छा, क्या बात है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। 3 के अंदर 3 यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, नहीं तो वो भी हमारे दोस्त हैं। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। क्या बात है। और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक, फिर इसी मिस्कीन के घर। तो लोग खाते नहीं हैं। जितना अच्छी गिफ्ट देंगे ना किसी को, कैलेंडर वेलवेट पे बना हुआ और स्पेशल एक करके, तो वो लोग फिर पूछते हैं कि यार अगर तो, मुझे भी पूछा जाता है कि अगर तो आपने घर में लगाना है तो फिर तो देते हैं, वरना अगर आपने भी यही काम करना है, लेकिन बिल आखिर करते सब यही हैं। डायरी होती है, पर्सनल बने, वो बहुत, जितना गिफ्ट बहुत ज़्यादा उम्दा होगा तो उतना ही वो मूवमेंट में चला जाता है। जैसे बकरे की रान छोटी ईद पे मूवमेंट में चली जाती है। तो एक और कथा आपको सुनाता हूँ। ये इसका उन्वान है बैंकार की महबूबा। शायर का महबूब हो, देखिए महबूब जैसे महबूबा और जो मनकूहा है, महबूबा और मनकूहा, आप लव मैरिज कर लें या कुछ हो, महबूबा और मनकूहा के एक ही जितने हरूफ हैं और 3 हरफ मुश्तरक हैं। अच्छा। तो महबूबा में मनकूहा बनने के 50% चांसेस तो शुरू से ही मौजूद होते हैं। बाकी मुकद्दर की बात है कि आगे वो हो या ना हो। तो वो अगर शायर अपने महबूब की तारीफ़ करे तो उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत होता है। जुल्फ़ों की बात करनी है, घटाओं से तशबीह देगा, चाल है तो ग़ज़ाल आ जाएगा। अब ये MBA करके बैंक का मैनेजर है। अच्छा। तो मैनेजर वो अपने महबूब की तारीफ़, उसकी क्या वोकैबुलरी है, ये मैंने एक इसमें नुक्ता उठाया। तो वो अब बयान कर रहा है अपनी महबूबा के बारे में कि आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल। MBA करके ज़ाहिर है उसकी वोकैबुलरी है। आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल और जुल्फ़ जमा कद ज़रब चाल बटा दिल। और कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल। क्या बात है। और हुस्न जमा वस्ल डैश नील बटा दिल। 5 बजे उसने क्लोजिंग कर दी। मतलब उसने हिसाब किताब भी कर दिया और तारीफ भी कर दी। डॉक्टर साहब वक्त कम है, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहे तो? बस मैसेज आपने जो मुझे सजेस्ट किया वही मैसेज मैं भी दूंगा कि कोरोना के अहद में बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आम आदमी के, मज़दूर के, गरीब आदमी के। तो हमें ख़ुद ख्याल रखना है। जो साहिब सरबत हैं या जितना भी वो कोई कर सकते हैं वो करें। और आप वाली बात दोहराऊंगा कि ईद के दिन बतौर ख़ास इन लोगों के लिए ज़रूर बाहर निकलें जो सड़कों पर भी बैठे हैं, जगह जगह जो हमारे मुंतज़िर हैं कि हम आएं और उनकी खुशी का। और आपका 100 रुपये 50 रुपये उनको देना
उनके लिए थाउजेंड्स के। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं महरीन, बहुत सारे हमारे अपने प्यारे भी ऐसे हैं कि जिनके घरों में ऐसे लोग भी थे जो कि कोरोना के पहले बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारते थे। कोरोना की वबा आने के बाद उनके हालात वैसे नहीं रहे, उनका भी ख्याल रखना है। मैसेज में आप इसको कंक्लूड कीजिएगा बहुत मुख्तसरन। जी जी बिल्कुल। मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर रमज़ान की इबादत करने के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजा तो काइंडली ईद के दिन अपने दिल को नरम कीजिए और सारे रिश्तेदारों को मना लीजिए, चाहे ओवर फ़ोन, चाहे जाकर, चाहे कोई तोहफा देकर, चाहे तरला डालकर। यकीन करें किसी का तरला डालना पड़े ना, रिश्ते ना छोड़े, तरला डाल ले, क्या अपनी बात है, इज्जत कम बहुत कर ले। खूबसूरत बात, रिश्तों को जो है वो मजबूती के साथ लेकर चलें। और जहाँ तक बात है मियाँ बीवी की, तो अपने आप को पहले जानिए कि आप क्या इंसान हैं, अपनी क्या ख्वाहिशात रखते हैं, और उसके बाद अपने से जुड़े लोगों को जानिए। सबकी लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है, सबका अटैचमेंट स्टाइल डिफरेंट होता है। अपने घरों का माहौल आपने बनाना है, आपके नस्लों के लिए वो माहौल इसके लिए बहुत थोड़ी ज़रूरी एफर्ट है। करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैसेज मेरा मैसेज यही है कि हेल्दी कम्युनिकेशन रखें, बुरा बोलने से बेहतर है खामोशी रखें और कोशिश करें कि अच्छा एनवायरनमेंट रखें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम अरेंज करें कि जिनके ज़रिए हम ईद की खुशियों को दोबारा करना सिखा भी सकें, सीख भी सकें और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी जो है वो सर्व भी कर सकें और उनकी खुशियों को भी दोबारा कर सकें। अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जो है हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।